आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि वर्चुअलाइजेशन की मदद से आप एक ही सिस्टम के ऊपर एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एक ही हार्डवेयर को डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक इन्वायरमेंट आप लाइनक्स का बना लें, एक ही आपके पास पीसी है और उसके ऊपर एक आप इन्वायरमेंट विंडोज़ का क्रिएट कर लें, एक लाइनक्स का कर लें और उसी पे आप जो है कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है कि जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको आप एक ही मशीन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन की जो डेफिनेशन है, वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अस to abstract the hardware of a single computer, the CPU, memory, disk drivers, network interfaces, cards, and so forth, into several different execution environments, thereby creating file illustration that each separate environment is running on its own private computer. तो एक ही कंप्यूटर के ऊपर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन के आगे फर्दर अगर हम देखें तो एमुलेशन जो है वो डिफर करते हैं। लाइक एमुलेशन यूज व्हेन सोर्स सीपीयू टाइप डिफरेंट फ्रॉम टारगेट टाइप। लाइक आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन है पावर पीसी के लिए और आप उसको इंटेल x86 के ऊपर रन करना चाह रहे हैं। तो ये जो मेथड है एमुलेशन का, ये एक स्लोअर मेथड है। तो एमुलेशन भी यूज होता है और वर्चुअलाइजेशन भी यूज होता है। अगर हम देखें तो जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसी जनरल क्लास से बिलोंग करता है जिसका मेंबर एमुलेशन भी है। एमुलेशन में हम क्या करते हैं कि सिमुलेट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर में, और ये तब यूज होता है जब आपका सोर्स सीपीयू वो डिफरेंट हो टारगेट सीपीयू टाइप से। फॉर एग्जांपल, जब आप एक एप्पल when Apple switched from the IBM Power CPU to Intel x80 CPU for its desktop and laptop computer, it included an emulation facility called Rosetta, which allowed applications compiled for the IBM CPU to run on the Intel CPU. तो एमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है दैट वाज रिटन फॉर सम स्पेसिफिक हार्डवेयर, इन दिस केस के एप्पल जो है उसका अपना हार्डवेयर है, उसी को अगर हम किसी IBM पावर CPU को एप्पल जो है जो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है IBM पावर CPU के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। और अगर हम उसको इंटेल x86 CPU के ऊपर इंटेल x86 बेस्ड CPU जो डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर अगर हम एप्पल रन करना चाहें तो जेन्युइनली वी नीड IBM पावर CPU। लेकिन अगर हमने उसको रन करना है x86 आर्किटेक्चर के ऊपर तो हमें एक एमुलेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है जिसका नाम है रोजेटा। तो ये जो रोजेटा सॉफ्टवेयर है, एमुलेशन सॉफ्टवेयर है, ये अलाउ करता है कि जो एप्लीकेशंस हैं उनको IBM CPU के ऊपर जो कंपाइल्ड हैं वो इंटेल CPU के ऊपर रन हो सके। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नेटिवली कंपाइल है। एमुलेशन में क्या होता है कि आपकी जो कंपाइलेशन है वो सोर्स CPU पे होती है और उसको रन किया जाता है
किसी भी टारगेट आर्किटेक्चर के ऊपर जो डिफर करता है सोर्स सीपीयू से। लेकिन जो वर्चुअलाइजेशन है उसमें जो सोर्स कोड है वो नेटिवली यानी कि उसी मशीन के ऊपर हम कंपाइल करते हैं और उसके ऊपर हम लाइक वी हैव इंस्टॉल्ड विंडोज तो हम उसके ऊपर जो कोई गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो उसी के ऊपर कंपाइल होगा। फॉर एग्जांपल जो VMware एक सॉफ्टवेयर है जो हमें वर्चुअलाइजेशन अलाउ करता है। हम VMware को अगर यूज़ करें विंडोज एक्सपी गेस्ट के लिए तो उस पर जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो विंडोज एक्सपी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंपाइल। तो जो VM वर्चुअल मशीन मैनेजर है ये प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइजेशन की सर्विसेज। तो जब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं तो देन वी कैन यूज वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन हमें अलाउ करती है कि हम जो एप्लीकेशंस हैं विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही रन कर सकें। और जो वर्चुअलाइजेशन है ये जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस जो इसमें अभी भी डेवलपमेंट हो रही है और वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो एमुलेशन हम तब यूज़ करते हैं जिसमें CPU टाइप डिफरेंट हो, लाइक CPU टाइप डिफरेंट फ्रॉम टारगेट टाइप दैट इज पावर PC टू Intel X86। तो जो एमुलेशन है क्योंकि ये जो सोर्स CPU है उसके ऊपर कंपाइल होती है और उसके बाद फिर जो है वो रन होती है टारगेट सिस्टम के ऊपर, इसलिए जो एमुलेशन है वो स्लो है एज कंपेयर टू वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्यों फास्ट है क्योंकि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टारगेट CPU के ऊपर ही कंपाइल होता है, जो उसका आर्किटेक्चर होता है और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो रन कर रहा होता है और ये उसी CPU के साथ नेटिव भी होता है। जो वर्चुअलाइजेशन थी फर्स्ट टाइम जो है वो IBM मेन फ्रेम्स के लिए आई ताकि मल्टीपल जो यूज़र्स हैं उसके ऊपर डिफरेंट टास्क जो वो कंकरेंटली एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकें। तो जब आप वर्चुअल मशीन्स जो है वो आपने अलाउ किया और उसके ऊपर बहुत से यूज़र जो थे दे कैन रन टास्क ऑन अ सिस्टम डिजाइन फॉर अ सिंगल यूज़र। तो यही फिर जो कॉन्सेप्ट है आगे चल के यूज़ हुआ वर्चुअलाइजेशन के लिए। फिर इसी तरह ये जो प्रॉब्लम आया कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एप्लीकेशन है उसको इंटेल x86 CPU के ऊपर रन करें तो VMware ने एक नई वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की। उसमें क्या था कि जो एप्लीकेशन थी वो विंडोज़ के ऊपर रन होती थी और उसकी एक या एक से ज़्यादा गेस्ट कॉपीज जो है विंडोज़ की या कोई और x86 ऑपरेटिंग सिस्टम की वो भी रन हो सकती है। तो हर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपनी ही एप्लीकेशन रन कर रहा होता है। पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि वर्चुअलाइजेशन या VMware वो IBM मेन फ्रेम सिस्टम्स के लिए डिज़ाइन था और उसमें नंबर ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम दे कैन परफॉर्म अ टास्क। बाद में यही टेक्नोलॉजी इंटेल X8 CPUs के लिए मॉडिफाई हो गई जिसमें जितने भी नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे दे कैन रन ऑन द वन मशीन और उसके ऊपर वो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। इसके जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं इसमें लाइक जो लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स हैं वो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसके ऊपर रन कर सकते हैं। तो जिस तरह जो एप्पल लैपटॉप है उसके ऊपर हम मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स होस्ट वो कर सकते हैं और उसके ऊपर विंडोज़ एज ए गेस्ट यूज़ कर सकते हैं।
लाइक जो वी हैव आर्किटेक्चर दैट इज एप्पल बेस्ड, उसके ऊपर एक तो मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर अगर हम विंडोज एज ए गेस्ट करना चाहें दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हम जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, देन वी डू नॉट नीड मल्टीपल सिस्टम्स। अगर हमने एक एप्लीकेशन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स के लिए डेवलप करनी है, तो वर्चुअलाइजेशन की वजह से हमें एक ही मशीन चाहिए जिसके ऊपर हम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और उनके ऊपर उस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हम इसके ज़रिए क्वालिटी इंश्योरेंस कर सकते हैं कि हम जो एप्लीकेशन है मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन करें, और उसकी जो क्वालिटी इंश्योरेंस है उसमें कोई एरर्स हैं या बग्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह हम जितने भी इन्वायरमेंट्स हैं उनको डेटा सेंटर के अंदर मैनेज कर सकते हैं। जो वीएम जो है वो नेटिवली रन होता है, तो इस तरह के केस में वो होस्ट सिस्टम भी होता है। तो इसमें जो है वर्चुअलाइजेशन में कोई जनरल पर्पस होस्ट नहीं होता, इसमें VMware ESX और Citrix Zen सर्वर वो यूज होते हैं। ये एक सिनेरियो है कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट या वर्चुअलाइजेशन। एक ही मशीन के ऊपर ये वर्चुअल मशीन मैनेजर इंस्टॉल्ड होता है, और जो वर्चुअल मशीन मैनेजर होता है ये अब्स्ट्रैक्ट कर रहा होता है हार्डवेयर को। जितने भी आप उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्टॉल करते हैं उनके लिए वर्चुअल मशीन मैनेजर हार्डवेयर को अब्स्ट्रैक्ट करता है और वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है, लाइक VM1, VM2 या VM3। अब तीनों के ऊपर डिफरेंट कर्नल्स हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और इसमें हर ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए नेटिव एप्लीकेशन रन हो रहा होता है, और हर कर्नल जो है वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो जो कर्नल के साथ ये प्रोसेसेस का प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जिसके ज़रिए जो प्रोसेसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट पॉसिबली heterogeneous systems network together। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एक और डेफिनेशन जो हो सकती है, a distributed system is a collection of physically separate, possibly heterogeneous computer systems that are networked to provide users with access to the various resources that the system maintains। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एग्जांपल है कि इसमें मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं जो फिजिकली भी, और उनका जो आर्किटेक्चर है वो भी डिफरेंट है। फिजिकली वो किसी और लोकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं, तो उनको हम नेटवर्क कर दें तो इस तरह के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड हम उनको क्यों नेटवर्क करें? ताकि वो रिसोर्सेज शेयर कर सकें। तो इसमें जो नेटवर्क है वो एक कम्युनिकेशन पाथ है, लाइक जिस तरह TCP/IP प्रोटोकॉल है, दैट इज द मोस्ट कॉमन। तो TCP/IP क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। TCP/IP में हमारे पास जो है लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के ऊपर सिस्टम जो है ऑन लेवल ऑफ फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, और जो सर्विसेज हैं पोर्ट के ऊपर बाइंड होती हैं। तो TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए
हम डिफरेंट मशीन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। TCP/IP में एक IP एड्रेस यूज होता है, दैट इज वर्चुअल एड्रेस, और उस वर्चुअल एड्रेस को हम DHCP के जरिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। DHCP क्या होता है कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसमें ऑटो असाइनमेंट होती है IP एड्रेसेस की, या फिर हम स्टैटिक IP असाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हर मशीन को, सिस्टम को एक ID असाइन हो जाती है, दैट इज लॉजिकल एड्रेस, और उसी एड्रेस के ऊपर डिफरेंट सिस्टम आपस में डेटा को शेयर करते हैं, सेंड रिसीव कर सकते हैं यूजिंग पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। अब ये तो प्रोटोकॉल हो गया जिसके ऊपर ये नेटवर्क बेस करता है। इसकी जो फिजिकल टोपोलॉजी है कि ये आपस में हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, इनकी फिजिकल लेआउट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। लाइक जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो एक लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क से मुराद ये है कि एक ऐसा नेटवर्क जो विद इन द बिल्डिंग इस्टेब्लिश है। तो इसमें एक थोड़ी सी इससे ब्रॉडर टर्म भी आती है, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो एक बहुत बड़ी जो कैंपस एरिया है जिसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, और उसमें वो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, उस कैंपस के अंदर जितने भी सिस्टम हैं दे आर फिजिकली कनेक्टेड, तो हम उसको कैंपस एरिया नेटवर्क कहेंगे। लेकिन उसी कैंपस में किसी बिल्डिंग में जो सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो उनको हम लैन कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है जो केबल हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, जो मीडिया यूज़ करते हैं, या उसमें जो नेटवर्क कार्ड यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जो मीडिया है वो अब इसमें कोक्सिल भी यूज़ होती रही है, दैट इज़ ऑब्सोलीट नाउ। उसके बाद अब जो है इथरनेट केबल्स यूज़ होती हैं। उसके बाद जो है फाइबर ऑप्टिक वो भी लैन में यूज़ होती हैं। तो फाइबर ऑप्टिक में और कैट 6 में गीगाबिट्स में स्पीड अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आल्सो कॉल्ड इंटरसिटी नेटवर्क। ऐसे नेटवर्क जिसमें जो सिस्टम्स हैं दे आर इंटरसिटी कनेक्टेड। जो ऐसे नेटवर्क जो मोर देन 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कनेक्टेड है तो उनको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। लाइक एक नेटवर्क जो इस्लामाबाद से कराची के दरमियान है, दैट इज आल्सो वैन। या एक जो नेटवर्क है जो इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क के दरमियान में है, तो उसको भी हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के लिए जो मीडियाज हैं लाइक फाइबर ऑप्टिक है, सैटेलाइट है, और इसके ज़रिए हम यह यूज़ कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। देन वी हैव मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। ये सारी एग्जांपल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं दे आर लाइंग इन अ सिटी। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक बड़े शहर में जब बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। लाइक वतीन का अगर नेटवर्क है वो पूरे इस्लामाबाद के लिए है, तो दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या फिर नया टेल का जो नेटवर्क है ये भी पूरे सिटी के लिए है, तो ये भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो टोपोलॉजी में ज़्यादातर कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो सबसे डिस्टेंस के हवाले से आप देखें तो सबसे शॉर्टेस्ट नेटवर्क है। लाइक विद इन द रूम, जिसकी रेंज 1 और 2 मीटर होती है, जिसमें जितने भी गैजेट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड ऑन ब्लूटूथ, तो उनको हम, या इंफ्रारेड के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, उनको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए प्रोटोकॉल, फिजिकल टोपोलॉजी, और उसके बाद उसके लिए कोई नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डिफरेंट सिस्टम अक्रॉस नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए फीचर्स प्रोवाइड करता है, लाइक रिसोर्स शेयरिंग, इल्यूजन ऑफ अ सिंगल सिस्टम, और कम्युनिकेशन स्कीम्स, और उसके यूज़र के राइट्स, सिक्योरिटीज मैकेनिज्म,
ये सारा कुछ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फीचर्स बिल्ट इन होती हैं। तो इसकी एग्जांपल जिस तरह ये विंडोज़ 2013 सर्वर, विंडोज़ जो है 2000 एडवांस सर्वर, ये सारे जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जितने भी हमारे पास जो सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर्स होते हैं, उनके अंदर एक जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है, और बास जो सिस्टम्स हैं उसमें एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स भी होता है। लाइक जनरल पर्पस प्रोसेसर जो इंटेल x86 जो चिप के ऊपर होता है, दैट इज द मेन प्रोसेसर। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स होते हैं, लाइक ऐसे ग्राफिक्स कार्ड हैं जिनके साथ प्रोसेसर और रैम अटैच होती है, ऐसी हार्ड डिस्क हैं जो प्रोसेसर बेस्ड होती हैं। तो इस तरह के स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स भी होते हैं। और कुछ सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं। अब मल्टी जो प्रोसेसर हैं दे आर ग्रोइंग, और ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जो पैरेलल सिस्टम्स होते हैं वो टाइटली कपल्ड सिस्टम होते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज थ्रूपुट, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इंक्रीज रिलायबिलिटी। तो इसमें ये होता है कि आप नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें जो मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं इसमें दो तरह के आर्किटेक्चर हैं, एक एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है और दूसरा सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है। एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग में हर प्रोसेसर को एक स्पेशल टास्क असाइन किया जाता है, और सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं सारे वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और सारे टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है जिसमें जितने भी प्रोसेसर हैं, लाइक प्रोसेसर 0, प्रोसेसर 1, इसमें हर प्रोसेसर के अंदर जो सीपीयू चिप है, रजिस्टर्स हैं, कैशे है, और ये जो मेन मेमोरी है इसको शेयर कर रहे हो। नेक्स्ट है डुअल कोर डिज़ाइन, मल्टी चिप एंड मल्टी कोर। ये सिस्टम में नंबर ऑफ चिप्स भी ज़्यादा हैं और उन हर चिप के ऊपर उसका अपना सीपीयू कोर है, और हर कोर के ऊपर रजिस्टर है और कैशे है। अब इसमें जो लेवल 1 कैशे है वो हर सीपीयू की अपनी कैशे है, और जो लेवल 2 कैशे है वो शेयर हो रही है, और फिर जो लेवल 2 कैशे है वो मेन मेमोरी से कनेक्टेड है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस भी होती है, जिसमें जितने भी सीपीयूज होते हैं दे हैव देयर ओन मेमोरी। तो हर सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है और दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इससे परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर होती है। ये जो है पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो यूज़ हो रही है आजकल, और इसमें परफॉर्मेंस पेनल्टी तब आती है जब सीपीयू 0 जो है वो सीपीयू 3 की मेमोरी यूज़ करना चाह रहा है, या सीपीयू 0 जो है वो सीपीयू 2 की मेमोरी को यूज़ करना चाह रहा है ड्यू टू एनी सिनेरियो, तो तब इस पर परफॉर्मेंस पेनल्टी आती है। नेक्स्ट है क्लस्टर्ड सिस्टम्स। तो जिस तरह मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं इसी तरह मल्टीपल सिस्टम भी वो साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक सिस्टम के अंदर हमने देखा कि वी हैव मल्टी प्रोसेसर, दे कैन शेयर टास्क एंड दे कैन बी असाइंड अ सिंगल टास्क। इसी तरह जो मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं दे कैन वर्क टुगेदर, और जो इस तरह के सिस्टम्स होते हैं दे आर शेयरिंग स्टोरेज वाया स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इनका जो स्टोरेज है वो एक ही जगह पे होता है, सेंट्रल स्टोरेज होता है, और इस वजह से क्योंकि वी हैव मल्टीपल सिस्टम्स तो इट मीन्स वी हैव हाई अवेलेबिलिटी।
اس میں دو طرح کی کلسٹرنگ ہو سکتی ہے کلسٹرڈ سسٹم کے اندر، ایسیمیٹرک کلسٹرنگ اور سیمیٹرک کلسٹرنگ۔ تو ایسیمیٹرک کلسٹرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مشین جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور دوسری مشین ہاٹ اسٹینڈ بائی موڈ میں ہوتی ہے۔ تو جو مشین ایکٹیو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کی جو بھی اپلیکیشن ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے، لائک یو ہیو انسٹالڈ ویب سرور اور اس پہ نمبر آف ویب سائٹس جو ہیں وہ ہوسٹڈ ہیں۔ تو جو ایکٹیو مشین ہوگی ایسیمیٹرک کلسٹرنگ کے اندر وہ یہ سروسز ساری پرووائڈ کر رہی ہوگی، اور جو دوسری مشین ہے وہ اپ اینڈ رننگ ہوگی لیکن ہاٹ اسٹینڈ بائی موڈ میں۔ ہاٹ اسٹینڈ بائی موڈ کا مطلب ہے کہ مشین از آن لیکن وہ سروسز پرووائڈ نہیں کر رہی، سروسز جو ہے وہ ایکٹیو مشین پرووائڈ کر رہی ہے۔ اور جب ایکٹیو مشین کسی وجہ سے ڈاؤن ہوتی ہے، ڈاؤن ہونے کی وجہ کوئی نیٹ ورک پرابلم ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی ہارڈ ویئر فیلئر ہو سکتا ہے، تو کسی بھی وجہ سے پاور فیلئر ہو سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے اگر جو پرائمری مشین ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے تو ہاٹ اسٹینڈ بائی موڈ میں جو مشین ہوتی ہے وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور اب جو سروسز جو ہیں وہ اسٹینڈ بائی موڈ والی مشین سے پرووائڈ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کسی بھی آئی ٹی سیٹ اپ میں جو ڈاؤن ٹائم ہے وہ منیمائز کیا جا سکتا ہے یوزنگ ایسیمیٹرک کلسٹرنگ۔ سیمیٹرک کلسٹرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل نوڈز ہوتے ہیں جس کے اوپر اپلیکیشنز رن ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو بھی ٹاسک ہوتے ہیں بڑے ان کو اسمالر ٹاسک میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور ان ٹاسک کو ڈفرینٹ نوڈس کے اوپر اسائن کر دیا جاتا ہے۔ لائک وی ہیو اے بگر پرابلم اینڈ وی ڈیوائڈیڈ دیٹ پرابلم انٹو سب پرابلمس، اور وہ جو سب پرابلمس ہیں وہ ڈفرینٹ نوڈس کو اسائن کر دی جاتی ہیں، اور جتنی بھی مشینس ہوتی ہیں دے مانیٹر ایچ ادر، اور جب وہ اپنا اپنا ٹاسک مکمل کر لیتی ہیں تو وہ اس کے ریزلٹس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور جو ہماری بگر پرابلم ہے وہ اس طرح سالو ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت پاپولر آرکیٹیکچر ہے۔ تو سیمیٹرک کلسٹرنگ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، اس میں نمبر آف سسٹمز کو ہم جوائن کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر جو ٹاسک ہے وہ ڈیوائڈ کر کے ان کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ڈفرینٹ فریم ورکس بھی ہیں وہ جو ڈیولپ ہو چکے ہیں، جن کے اندر یہ اس طرح کی اسپیسیفک اپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈیزائن ہوتی ہیں، لائک ہڈوپ جو ہے وہ بھی ایک ایسا فریم ورک ہے جس کے اندر ہم سیمیٹرک کلسٹرنگ کے لیے اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں، اور سیمیٹرک کلسٹرنگ میں جو اپلیکیشن ہوگی اس کے سب ٹاسک ہوں گے اور وہ سب ٹاسک ڈفرینٹ نوڈس پرفارم کر رہے ہوں گے، اور جب وہ پرفارم کر لیں گے تو اپنے اپنے رزلٹ جو ہیں وہ مین مشین کو سبمٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی بڑا ٹاسک ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس میں جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم کو یا فریم ورک کو یوز کر کے بنائی جاتی ہیں، اور اس میں پیراللائزیشن ہوتی ہے۔ تو اس میں ڈسٹریبیوٹیڈ لاک مینیجر بھی ہوتا ہے کہ تاکہ جو ایک ٹاسک ایک نوڈ کو اسائن ہو گیا وہ دوسرے نوڈ کو اسائن نہ ہو، یا پھر کوئی ایک مشین اگر یا ایک نوڈ کسی ڈیٹا کو ماڈیفائی کر رہا ہے تو دوسرا نوڈ اس کو اس وقت تک ماڈیفائی نہیں کر سکتا جب تک وہ لاک ریلیز نہیں کرتا۔ کلسٹرڈ سسٹم کے اندر جو یہ ڈفرینٹ سسٹمز ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر یہ سارے سسٹم اسٹوریج ایریا نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور اسٹوریج ایریا نیٹ ورک کے ذریعے یہ جو جتنا بھی ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشن ہے وہ اس کے اوپر ڈیزائن ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سمپل پی سی مدر بورڈ ہے جس کا آرکیٹیکچر یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ڈی ریم سلاٹس ہیں، یہاں پہ آپ ریمس کو ریم چپ لگے ہوتے ہیں، یہ پروسیسر ساکٹ ہے جس کے اوپر جو پروسیسر کی چپ ہے وہ انسٹالڈ ہوتی ہے، یہ پی سی آئی بس سلاٹس ہیں، اس میں تو پی سی آئی کارڈ اگر آپ نے انسٹال کرنا ہو تو لائک پی سی آئی وی جی اے کارڈ وغیرہ یا موڈیم وغیرہ تو وہ یہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں، اور یہ یو ایس بی آئی او اینڈ پاور کنیکٹرس ہیں، یہ ایتھرنیٹ کنیکٹرس ہیں وی جی اے،
اور یہ ڈفرینٹ پورٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور یہ ایک فلی فنکشنل کمپیوٹر سسٹم ہے، اور اس میں جب یہ سارے جو گیجٹس ہیں وہ انسٹال ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ سسٹم اپ اینڈ رننگ ہوتا ہے.